प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के नायक यानी चंद्रगुप्त के चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व कैसा है या चरित्र कैसा है। देखा जाए तो ध्रुव स्वामिनी नाटक नायिका प्रधान नाटक है, लेकिन मौलिक दृष्टिकोण एवं शास्त्र सम्मत विचारधारा के आधार पर चंद्रगुप्त ही प्रमुख नायक कहलाने का अधिकारी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी का केंद्रीकरण किया गया है, जिसके इर्द गिर्द चंद्रगुप्त की गतिविधियां साकार हो उठती हैं। सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व का धनी चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक एवं सुंदर है। खोया हुआ राज सिंहासन प्राप्त कर वह अपने को धन्य मानता है और उससे छीन ली गई उसकी वाग्दत्ता पत्नी यानी ध्रुव स्वामिनी, जिसको रामगुप्त ने शिखर स्वामी के साथ षड्यंत्र करके छीन लिया था, उससे राक्षस विवाह कर लिया था, उसको वह पुनः प्राप्त कर लेता है, जिससे उसकी मनोदशा सुदृढ़ और सबल हो जाती है, जिससे वह अपने आप को सफल मानता है। चंद्रगुप्त की सुंदरता अति मनोरम है, जो सकराज को भी फेरे में डाल देती है। देश की एकता एवं अखंडता के लिए चंद्रगुप्त स्वयं कमर कसता है। कब? जब उसका बड़ा भाई रामगुप्त यानी राजा या शासक रामगुप्त सकराज के प्रस्ताव पर यानी सकराज प्रस्ताव रखता है कि ध्रुव स्वामिनी को अगर वह सकराज को सौंप दे तो वह अपने सेनाएं वापस लेकर लौट जाएगा, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। तो रामगुप्त इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता है और ध्रुव स्वामिनी से वो कहता है कि तुम सकराज के पास चली जाओ। तो ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है और वो कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। तो रामगुप्त कहता है, तुम मुझे पुरस्कार में प्राप्त हुई और मैं तुम्हें उसी के फलस्वरूप दूसरे को सौंप रहा हूँ। तो इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी प्रतिवाद करती है और वह कहती है कि मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ। अंत में दोनों के बीच बहस ज़्यादा होती है और ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं सकराज के पास नहीं जाऊंगी, मैं चाहे अपनी जान दे दूं। इसी समय चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है और चंद्रगुप्त कहता है कि कौन मरने की बात कर रहा है। तो उसी समय ध्रुव स्वामिनी कहती है कि आप भी आ गए कुमार, कि आप भी आओ और सुनो गुप्त वंश की कहानी, जो गुप्त वंश को लजा रही है, उसका वृतांत सुनो। तो उस स्थिति को देखते हुए चंद्रगुप्त अपने देश की रक्षा करते हुए यह करने के लिए तैयार होता है। साथ ही ध्रुव स्वामिनी की अस्मिता को भी सुरक्षित करने के लिए ध्रुव स्वामिनी के साथ वह सकराज के शिविर में जाता है
और सकराज का काम तमाम कर देता है और वहाँ से ध्रुव स्वामिनी के गरिमा को या अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए वापस अपने राज्य में लौटता है। उसी समय जब ध्रुव स्वामिनी लौटती है तो वहाँ पर उसके मोक्ष की बात आती है। ध्रुव स्वामिनी पुरोहित से धर्मशास्त्र के अनुसार बात करने की कहती है। तो पुरोहित धर्मशास्त्र का हवाला देते हुए कहता है कि जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनाने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीब नहीं तो फिर क्या है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है और इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से फ्री हो जाती है, यानी रामगुप्त से उसे मुक्ति मिल जाती है और उसी स्थिति में रामगुप्त का सैनिक के द्वारा वध कर दिया जाता है। तो ध्रुव स्वामिनी अपनी स्वेच्छा से चंद्रगुप्त का वरण कर लेती है, यानी उनका पुनर्विवाह हो जाता है और चंद्रगुप्त शासक घोषित कर दिया जाता है। जैसा कि चंद्रगुप्त अपने पिता द्वारा घोषित युवराज था तथा ध्रुव स्वामिनी का पति भी था। कुल की मर्यादा के लिए उसने ध्रुव स्वामिनी और राजपाट को त्याग दिया, परंतु जब देश में अराजकता फैली अर्थात पानी सिर से ऊपर आ गया, स्थिति अनियंत्रित हो गई, तब चंद्रगुप्त ने कमान संभाली और उसके सामंतों ने रामगुप्त का वध कर दिया। तदुपरांत शास्त्रोक्त विधि से विधवा ध्रुव स्वामिनी का पुनर्विवाह चंद्रगुप्त के साथ संपन्न हो गया। इस प्रकार देखने में आता है कि चंद्रगुप्त का जीवन संघर्ष में था। वह बड़ा ही धैर्यवान एवं विनयी स्वभाव का था। उसने अपने जीवन को सदैव मर्यादित रखा और जनता के सुख समृद्धि के लिए सदैव सचेष्ट रहा। चंद्रगुप्त प्रेरक शक्ति वाला व्यक्ति था। वह एक आदर्श प्रेमी एवं मर्यादा का भरपूर पोषक था। वह वास्तव में शूरवीरता की मूर्ति था, यानी शूरवीर था जो सकराज को ललकारते हुए उसका वध कर देता। इसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ध्रुव स्वामिनी उसकी प्रेम दीवानी बनी हुई थी। चंद्रगुप्त में कर्तव्य परायणता जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। शक शिविर पर आधिपत्य कर लेने के बाद यदि वह चाहता तो शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता और रामगुप्त को वहां से बेदखल कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया तथा धैर्य से काम लिया। चंद्रगुप्त के चरित्र से यह चित्रित हो जाता है कि वह उच्च कुल में जन्म लेने वाला स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता का सहारा लिया था। चंद्रगुप्त का चरित्र भारतीय इतिहास की विरासत है। उसकी महानता अनुकरणीय है। वह मर्यादा के बोझ तले मगध देश का समुचित
विकास भी करता है। इस प्रकार चंद्रोक्त का जो व्यक्तित्व है वह स्पष्ट हो जाता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।